हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, भारत में लोक प्रशासन। इसमें टोटल जो आपकी यूनिट सेकंड हमने यहाँ पर लिया है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बनते हैं आपको सभी इसी वीडियो में बताए जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, यूनिट सेकंड के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। विकेंद्रीकरण की अवधारणा से क्या तात्पर्य तथा विकेंद्रीकरण अवधारणा में विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है। विकेंद्रीकरण के लाभ या महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन फोर, विकेंद्रीकरण के रूप या प्रकार का वर्णन कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन फाइव है, 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका सिक्स है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है, व्याख्या कीजिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका सेवन, भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन हमने बताए। इन 7 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आपके जरूर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा क्लास फर्स्ट में। एंड बाकी के जो आपके 3 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये क्लास सेकंड में आपको मिल जाएगा। टोटल 2 वीडियो में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट में और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताते हैं। तो आपके सामने ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, इसका आंसर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है ये देखिए। जब निर्णय लेने के व्यवस्थित रूप से निम्न स्तर के प्रबंधकों या उनके नीचे कार्यरत लोगों को कार्य सौंप दिया जाता है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य है, कोई भी काम है, अपने से जो नीचे स्तर के लोग होते हैं ना उनको सौंप देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। एक इसका अर्थ ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, सामान्य भाषा में विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की वजह उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हित व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का मूल आधार है। तो जो विकेंद्रीकरण होता है ना, कि जो अपने जो उच्च पद के लोग होते हैं ना, वो निम्न पद के जो नीचे के लोग होते हैं, जो अपने काम को उनको सौंप देते हैं, तो मतलब अपने जो काम का बंटवारा कर लेते हैं, उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं सत्ता में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, टीचर होते हैं, उनके काम होते हैं, एंड उनके जो टीचरों के काम के लिए देखा जाता है, स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता है कि थोड़ा बहुत उनके काम कम हो जाए तो वो अपनी शक्तियों का जो काम को ना विकेंद्रीकरण कर लेते हैं कि स्टूडेंट से भी अपने थोड़े बहुत काम करा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो अपने काम का बंटवारा, इसकी परिभाषा देखिए राइटर के अकॉर्डिंग। एल.डी. वाइट, सरकार के निचले स्तर में उच्च स्तर तक प्रशासनिक प्राधिकारी की शक्तियों के हस्तांतरण को विकेंद्रीकरण कहा जाता है और इसमें हित होता है। तो जो मतलब अपनी शक्तियों को जो एक जगह से दूसरी जगह देना, बंटवारा करना, उसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। फ्रीडमन, ये राइटर को अकॉर्डिंग देखिए, विकेंद्रीकरण को शेष सरकारी इकाई से निचली सरकारी इकाई में जिम्मेदारी, अधिकार और कार्यों को हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब कि जो उच्च पद पर सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं ना, वो अपने से नीचे पद पर जो काम करे उनको अपने कुछ काम ना उनको सौंप देते हैं, तो ये इनका काम करते हैं, तो ये अपनी शक्तियों का जो बंटवारा कर दिए, इनको अपने काम दे देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए, अब जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकार को संगठन के निम्न स्तर तक पहुंचाना है। विकेंद्रीकरण अधिकार आवंटन का विशेष रूप है जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीन को अपेक्षाकृत अधिक भाग में अधिकारों का भरापन किया जाता है, तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है।
तो कोई भी अधिकारी जो अपने कामों को अपने से नीचे अधिकारी को सौंप देता है तो उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये अधिकार, कार्य, कर्तव्य ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो आपको इसकी देखो हमने इसका अर्थ बता दिया, परिभाषा और ये इसकी अवधारणा, इसका तात्पर्य क्या है। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसी में का नेक्स्ट पार्ट है जो विकेंद्रीकरण अवधारणा में विशेषता है जो निम्नलिखित है। इसकी विशेषता क्या है तो जो निम्नलिखित है। अगर आपके पेपर में देखो कोई सा भी विकेंद्रीकरण के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट ऊपर वाले जितने भी अभी हमने आपको बताया इसकी अर्थ, परिभाषा, इसका मतलब ये सब कुछ आपको सब क्वेश्चन में लिखना होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं, या लक्षण भी कह सकते हैं पेपर में, या विशेषताएं भी पूछा जा सकता है। जनता के सहयोग से कार्य, विशेषकर स्थानीय जनता का सहयोग। तो इसमें जो जनता का सहयोग किया जाता है काम करने में, कार्य में, और कौन सी जनता, जो स्थानीय स्तर पर होती है वो जनता का। प्रशासनिक निर्णयों को लागू करना है, इसमें प्रशासनिक जो नियम कानून होते हैं उसको लागू किया जा सकता है। उत्तरदायित्व के साथ सत्ता का जुड़ाव, और ये अपने कर्तव्य का जुड़ाव करते हैं अपने जो कार्य होते हैं। यह एक दर्शन और संस्थागत तंत्र दोनों ही है जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दृष्टि से अपने पारंपरिक केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहती है। तो अपने जो सत्ता होते हैं ना, अपना केंद्र एक जगह से दूसरे जगह के क्षेत्र में अपने उसे बढ़ाना चाहती है। 5 पॉइंट है, स्वायत्तता विकेंद्रीकरण की प्रगति को मापने के लिए केंद्रीकरण और मापदंड का भाग बनती है, तो इसे नापा भी जाता है। ठीक है। 6 पॉइंट है, विकेंद्रीकरण के लिए हाल ही के उत्साह को वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण के समर्थकों का सक्रिय रूप से विकास के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीयकरण की वकालत कर रहे हैं। तो जो वैश्वीकरण है ना उसका भी विकास इसके जरिए होता है। आपको पता है वैश्वीकरण क्या होता है कि जो एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण होता है। तो इसके जरिए ये अपने कामों को विभाजित कर रहे हैं। 7 पॉइंट है, विकेंद्रीकरण केंद्र से परे नई संस्थागत स्थान बनाकर लोगों की भागीदारी को सुगम बनाता है और इसे प्रकार लोकतंत्र और गहरा करना सुनिश्चित करता है। तो इसके जो विकेंद्रीकरण के द्वारा जो नई नई संस्थाएं बनाई जाती है उसमें लोग नई नई भागीदारी लेते हैं और इस प्रकार से जो लोकतंत्र को ना और भी गहरा किया जा सकता है और सुनिश्चित कर सकते हैं। 8 पॉइंट है, विकेंद्रीकरण भी स्थानीय समुदायों में अपने स्वयं के विषयों को नियंत्रित करने के लिए विश्वास पैदा करता है। तो जो भी समुदाय होते हैं, जो भी उनके निर्णय होते हैं, उनमें ना लोगों का विश्वास जगाने के लिए विश्वास पैदा करता है कि वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। 9 पॉइंट है, इस प्रकार स्थानीय निर्णय लेने वाली एजेंसियों में कम या अधिक स्वतंत्र शक्तियों के साथ जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। तो जो एजेंसी होती है जो सरकारी, उसमें आपको पता ही है कि जो अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता होते हैं, वो सभी के साथ होते हैं और सब उसमें जिम्मेदारी के रूप में अपनी भावना पैदा करते हैं और अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषता फाइनली खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड स्टार्ट हो गया। देखिए विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, विकेंद्रीकरण के लाभ या महत्व का वर्णन कीजिए। अर्थ तो आपको पहले ही पता चल गया, अब इसके महत्व की वर्णन किएंगे। तो इसके महत्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमने 6-7 पॉइंट लिए हैं और अच्छे पॉइंट आप इसी टाइप से जो पॉइंट लिखे हैं इसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो इससे ये होगा ना कि आपके पेपर में नंबर अच्छे मिलेंगे और टीचर को अच्छे भी लगेंगे आपके आंसर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है उच्च अधिकारियों का कार्यभार कम होना। तो मतलब आपको पता है जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उनके काम होते हैं ना, तो वो अपने से नीचे इंसान को बांट देंगे अपना काम, तो उनका काम तो ऐसे ही कम हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी काम करना है, आपको 7 बुक की स्टडी करनी है, आपसे जो नीचे हैं उसको आपने 4 बुक अपनी दे दी, तो आपके पास कितना बच गया, 3 बुक पड़ गई। तो इसलिए आपका काम भार कम हो जाता है। विकेंद्रीकरण की सहायता से उच्च अधिकारियों के कार्यभार में बहुत कमी आ जाती है। वे अपना पूरा ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। उन्हें छोटे छोटे कार्य में उलझना नहीं पड़ता, जिस कारण व्यवसाय उपकरण उच्च अधिकारियों की योग्यता कुशलता तथा वे केंद्र का अधिकारी लाभ उठा सकते हैं। तो उन्हें छोटे मोटे कामों में उलझना नहीं पड़ता और वो नए नए तरीके अपना खोज सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में वो जान सकते हैं, उनके पास जो समय बचेगा उसमें। सेकंड पॉइंट है विकेंद्रीकरण की सुविधा। विकेंद्रीकरण में विकेंद्रीकरण की पर्याप्त सुविधा होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें जो अलग अलग काम होते हैं, क्रियाएं होती है, तो उसमें अलग अलग जो नेताओं की नियुक्ति की जाती है, काम को करने में उनकी सुविधाएं होती है।
थर्ड पॉइंट है अनौपचारिक संपन्नों का विकास, और इसमें इसका विकास भी किया जाता है विकेंद्रीकरण के द्वारा। विकेंद्रीकरण के द्वारा अनौपचारिक संपन्नों का विकास होता है। 4 पॉइंट है अभिप्रेरणा। विकेंद्रीकरण के द्वारा कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो वो अपने जो फैसले होते हैं ना उसे स्वतंत्र रूप से अपने कोई भी फैसला कर सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो उन्हें एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है, उन्हें एक शक्ति मिलती है। योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति का स्रोत। विकेंद्रीकरण द्वारा स्वतंत्र निर्णय का भार प्राप्त होता है तथा योग्य प्रबंध की सही निर्णय ले पाते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण के द्वारा योग्य प्रबंध को की प्राप्ति होती है, तो मतलब उनको स्वतंत्र निर्णय का लेने की एक फैसले की आज़ादी मिल जाती है, जिससे अपना वो विकास कर सकते हैं, और ये विकेंद्रीकरण के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने में सुविधा। तो आपको कोई भी फैसले लेने में ना सुविधाएं होती है, जैसे कि पॉइंट में देखिए, लेकिन देश में निकटतम या अधिकारी कोई निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है जिसमें शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें जो कोई भी अधिकारी होगा उसका जो निर्णय लेने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, जिससे वो शीघ्र निर्णय ले सकता है अपनी समस्या का समाधान के लिए। मनोबल उच्च होना, इसका अर्थ ये है कि जो आपको, मान लीजिए आपके जब ऑफिस में आप काम करने जाते हैं तो आपको आपके हेड जो आपको बता देते हैं आपके पास ये काम है, ये बस इतना काम करना है, तो आपको बार बार जाकर उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें क्या क्या काम करना है, आप अपना काम करके आराम से बैठ सकते हैं। तो वही है कि इसको देखिए, इसमें विकेंद्रीकरण से निकटतम अधिकारियों की निश्चित क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व बनाया जाता है। उन्हें अपने कार्य के लिए बार बार उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे उनका मनोबल ऊंचा होता है। तो उन्हें आपको बार बार अपने अधिकारियों से पूछने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको आत्मसम्मान महसूस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। आपका जो, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड का आंसर बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है संवैधानिक दृष्टिकोण। यह विकेंद्रीकरण को अपने आप में अंत के रूप में मानता है, न कि संस्थागत दक्षता और प्रभावशालीशीलता को प्राप्त करने के लिए समान रूप से विचार करने के लिए दृष्टिकोण जमीन या स्थानीय स्तरों में शक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके माध्यम से निर्णय लेने और कार्यात्मक अधिकार धीरे धीरे लोगों को सौंपा जा सकता है। तो इसमें ना जो विकेंद्रीकरण किसका होता है, तो मतलब जो संस्थागत होता है, जो प्रभावशीलता होते हैं उसे प्राप्त किया जा सकता है, और जो समान रूप से जो विचार होते हैं ना उसके दृष्टिकोण को जमीन मतलब स्थानीय स्तरों पर जो शक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से ये होता है ना कि जो निर्णय लेने में कार्यात्मक अधिकार और जो धीरे धीरे ना लोगों को सौंप दिए जाते हैं कि ये आपका काम है, ये आपको कार्य करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, राजनीतिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मानता है कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण की इकाइयों को बनाने और उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने का विचार एक राजनीतिक निर्णय पर आधारित है। तो इसके अंदर यही बताया गया कि मतलब जो विकेंद्रीकरण होता है ना उसे करने के लिए ना जो राजनीतिक विचारधारा के द्वारा ही इसे संभव है और इसे किया जा सकता है। और इस प्रकार विकेंद्रीकरण को एक राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली प्रमुख राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है, और इसे एक राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका दे दिया गया कि राजनीति के जरिए ही होता है। एंड इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक दृष्टिकोण थर्ड। इस दृष्टिकोण के उद्देश्य केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन के माध्यम काम करने वाली कई प्रशासनिक इकाई निर्माण करके दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करना है। तो इसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं ना, स्थानीय स्तर पर हो या मध्यम हो या कोई भी काम हो प्रशासनिक हो, तो इन सब की जो काम के निर्माणों को देखना होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय और शिकायत निवारण तंत्र बेहद ढंग से काम करते हैं। तो कोई भी जो निर्णय होता है, कोई भी शिकायत होती है ना, उसके जो भी उसके ऊपर काम किए जाते हैं अच्छे तरीके से। 4 पॉइंट है दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। दोहरी भूमिका दृष्टिकोण क्षेत्र प्रशासन से कानून व्यवस्था का रखरखाव, सामाजिक आर्थिक विकास या वर्तमान समय में सामाजिक कल्याण के विचार के साथ संघर्ष में आता है। तो इसमें ना जो सामाजिक विकास होता है, प्रशासनिक या कानून व्यवस्था का जो विचार होते हैं, रखरखाव होते हैं, उन सभी की बात इसमें की जाती है दोहरी में कि समाज कल्याण प्रशासन को
शासन की इकाइयों और लोगों की भागीदारी के मध्यम उचित सामान्य की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अत्यधिक विकेंद्रीकृत, अभिनव और सहभागी प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सहभागी मतलब जो साथ देने वाले लोग होते हैं ना, उनकी आवश्यकता होती है, मतलब दोहरी, मतलब इसमें दो लोगों के द्वारा काम किए जाते हैं और प्रशासन की देखभाल की जाती है। संघर्ष में जो उनके समाज के कल्याण के लिए बात की जा सकती है, लोगों की इसमें भागीदारी को मध्यम उचित माना जाता है उन्हें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, विकेंद्रीकरण के रूप में या प्रकार का वर्णन कीजिए। तो रूप पूछे आपसे, प्रकार पूछे, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए, तो इसका हम आंसर देखते हैं। यहाँ से विकेंद्रीकरण कई प्रकार के हैं, जिसमें से कुछ व्यावसायिक संबंधों से संबंधित नहीं हो सकते। विकेंद्रीकरण के उदाहरण में राजनीतिक, आधिकारिक और मौद्रिक शामिल है, जिसे विस्तार से समझा गया है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यह प्रमुख रूप से अधिक दिशाओं में शक्ति प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें विधायक समस्या से जुड़ा है। तो इसमें जो राजनीतिक में ना विधायक शक्तियाँ होती है, जो समस्या होती है, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण आमतौर पर ऐसे निवेशों की अपेक्षा करता है जो सार्वजनिक हित उत्पन्न करेगा, और ये सार्वजनिक हित की बात करेगा। राजनीतिक में निवासियों के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को जानना आवश्यक है। जो निवासी होते हैं, जो जनता होते हैं ना, जो राजनीतिक प्रतिनिधि मतलब अपने नेता होते हैं, उनको जानना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जिससे वो चुनेंगे, वो उनके लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, जिससे चुने हुए अधिकारियों को अनुमति मिलती है कि मतलब उसी हिसाब से उनको काम दिए जाएंगे कि वो अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है आधिकारिक विकेंद्रीकरण। आधिकारिक विकेंद्रीकरण अधिकारियों, दायित्व, मौद्रिक संपत्ति को पुनः आवंटित करने के लिए है। तो इसमें जो आपकी मौद्रिक संपत्ति होती है ना, जो भी आपके दायित्व होते हैं, उनको आवंटित करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें सरकारी इकाई, अधीनस्थ और अर्ध स्वतंत्र विशेषज्ञों से तैयारी, वित्तीय पोषण और सार्वजनिक क्षमताओं के संबंध में दायित्वों का आदान प्रदान किया जाता है। तो जो भी आपकी सार्वजनिक समस्या क्षमताएं होती है, जो भी आप तैयारी करते हैं, स्वतंत्रता के ऊपर, कुछ के ऊपर भी उनके जो दायित्व होते हैं ना, उसको आदान प्रदान किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है वो काम। थर्ड, तो जो आपका थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मौद्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब जो पैसों के अकॉर्डिंग जो बंटवारा किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो देखिए, कंपनियों के भीतर प्रबंध में विकेंद्रीकरण भी मौद्रिक विकेंद्रीकरण को परिभाषित करता है, जो आमतौर पर फर्मों की संपत्ति आरक्षित करने के लिए नहीं दिया जाता है। एक केंद्रीय लेखा विभाग किसी भी फर्म के मौद्रिक भंडार की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के दावों को निपटाने के लिए अनुमोदन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, साथ ही संसाधनों का उपयोग करता है। इसके अलावा मौद्रिक विकेंद्रीकरण कई संरचनाओं को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें स्व पोषण, वित्तीय पोषण, आसपास की आय में विस्तार और अंतर सरकारी गतिविधियों से कार्य शामिल है। तो इसमें आपको जो कंपनियों में जो काम होते हैं ना, उसका जो लेखा जोखा होता है, जो पैसों के लेन देन, उसके बारे में उसकी जानकारी, उसको समझना, उसकी संरचना करना, उसका सहयोग, एंड जो भी पैसे उधार लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वित्तीय पोषण, इन सब के बारे में बात की जा सकती है। और इनके बारे में, इनकी जो सरकारी गतिविधियों में कार्य शामिल होते हैं, ये सब काम किए जाते हैं इसके अंदर। अन्य प्रकार के विकेंद्रीकरण में एक अर्थव्यवस्था के भीतर उदारीकरण और निजीकरण शामिल है। इसके लिए दी गई अनुमति सरकार या निजी मंशा से जुड़े संगठनों की हो सकती है। तो और भी प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपको उदारीकरण और निजीकरण के बारे में बताया जाता है कि जो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें आपको व्यापार कैसे किया जा सकता है। तो फाइनली है ना कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो में तो हमने आपको इस चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इस वीडियो को आपको नेक्स्ट वीडियो जो क्लास सेकंड आएगी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 के क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। टोटल 2 वीडियो में आपकी पूरा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।
और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में कि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।